चलो बस करो। कल हम लोग पढ़ लिए थे क्या, मेंडल के नियमों को, और ये भी देख लिया था कि मेंडल कहाँ के थे। मेंडल कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया देश था। प्रांत का नाम हाँ हेजनडॉर्फ। हेजनडॉर्फ प्रांत था। और किस जगह के? सिलीसिया गांव के। इनका जन्म 1822 में हुआ। 1856 से 1863 तक इन्होंने मटर माने कहाँ पर? मटर के पौधे पर अध्ययन किया। और किस जगह पे? अपने ही चर्च में ना पादरी के रूप में कार्य करते हुए। ये सब आपको बता दिए थे कल। और मेंडल के 3 नियम पढ़ना है हम लोगों को। पहला नियम होता है, मेंडल का पहला नियम था प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम प्रभावी एलील माने अपने ही प्रभाव को दिखाता है। यह आप लोगों ने देख लिया था। 2-3 अपवाद आपने देखा था कि ये प्रभाव दिखा नहीं पाता। एक पौधा आपने देखा था 4 o'clock, इसमें रेड कलर का और येलो कलर वाइट कलर का। रेड कलर का फ्लावर क्या था? प्रभावी गुण था। और वाइट कलर का अप्रभावी। लेकिन जब दोनों का क्रॉस कराया तो गुलाबी कलर आना चाहिए था रेड। क्यों? क्योंकि प्रभाविता का नियम यही कहता है। और ब्लड ग्रुप में भी फेल हो गए जब AB ब्लड ग्रुप आया। इन्होंने कहा था कि प्रभाविता के नियम में केवल एक ही जीन प्रभावी होता है ना, साथ साथ चलते भले से हैं लेकिन एक ही जीन प्रभावी होता है। जबकि AB ब्लड ग्रुप में A भी प्रभावी हो गया था और B भी प्रभावी हो गया था। यहाँ तक आपने देखा था। इसके बाद ये भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं कि जीन किसे कहते हैं ना। DNA का खंड क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। DNA का खंड ही जीन कहलाता है। लक्षण किसे कहते हैं? हाँ, जीन में जो अभिव्यक्ति होती है, जीन की अभिव्यक्ति किस रूप में आप कर रहे हैं वही कहलाता है लक्षण, ट्रेड्स। ठीक, अब हम लोगों को देखना है मेंडल का दूसरा नियम। ठीक, मेंडल का द्वितीय नियम। मेंडल का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम या इसी को कहते हैं वियोजन का नियम। वियोजन या वियोजन का नियम। और इसी को क्या कहते हो? वियोजन का नियम। मेंडल का द्वितीय नियम या मेंडल के वियोजन का नियम यही कहलाता है। देखिए इसमें वियोजन शब्द से क्या मतलब है। वियोजन माने टूटना। वियोजन माने क्या होना? टूटना। जैसे ये देखो TT था ये और इधर ये। ठीक, ये एक T और कैपिटल T और स्मॉल t, ये टूट गया। टूट करके 2 अलग अलग युग्मकों में बदल गया। किसमें? युग्मक में। देखिए दोनों अलग अलग युग्मकों में क्या हो गए? बदल गए। इसी को कहते हैं मेंडल का द्वितीय नियम ना। मेंडल का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। मेंडल के द्वितीय नियम के अनुसार अब देखिए माने लैंगिक जनन के दौरान, अब लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक होंगे वो क्या होते हैं? अलग अलग भागों में टूटते हैं। और जो अलग अलग भाग है यह स्वतंत्र लक्षण को दर्शाता है। स्वतंत्र लक्षण यानी अगर ये लंबा है तो लंबा और बौना है तो, और शुद्ध रूप से देखो शुद्ध रूप से बढ़ जाते हैं। यही कहलाता है मेंडल का कौन सा नियम? द्वितीय नियम। देख रहे हो ना, यहाँ दोनों के दोनों युग्मक देखो शुद्ध हैं, यानी टूटने के दौरान ये दोनों क्या हो जाते हैं? शुद्ध। तो अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? क्या है बोलो तब हम लिख दें। हाँ, माने लैंगिक जनन अब किस में होगा ये मेंडल? तो आप जान ही गए हो, लैंगिक जनन के लिए बताए हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के दौरान, लैंगिक जनन करने वाले जीव, हाँ करने वाले जीव में युग्मक निर्माण के समय लक्षण के एलील या कारक, समय लक्षण के एलील या कारक, लक्षण के एलील या कारक अलग अलग युग्मकों में
अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, यही कहलाता है क्या, मेंडल का द्वितीय नियम। और इसका कोई भी अपवाद नहीं है, मेंडल के द्वितीय नियम का कोई अपवाद नहीं, इस नियम का कोई अपवाद नहीं, इस नियम का कोई भी अपवाद नहीं है, और ये पूछेगा भी नहीं, ये जान लो। पेपर में आज तक कभी नहीं पूछा है, न पूछेगा। आपको हम बता दे रहे हैं, ये पूछेगा नहीं। पहला नियम पूछता है और तीसरा पूछता है स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। लैंगिक जनन करने वाले जीव में युग्मक निर्माण के समय, ये देखो जीव है, जीव, ठीक, या ऐसे ले लो, चाहे F1 पीढ़ी को ले लो, तब भी ये जीव है। ये जनक पीढ़ी का जीव है, ये F1 पीढ़ी का जीव है। अब आपको जनक पीढ़ी क्या है, F1 पीढ़ी समझ में आ रहा होगा। जब ये क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे। आपको बता दिए, शुरू से बता रहे हैं कि अगर जोड़े में है तो जीव है, और अगर अकेले अकेले हो गया तो युग्मक हो गया। ये भी युग्मक है, ये भी, यहाँ भी ये भी युग्मक है, और ये भी युग्मक है। तो यही तो लिखे हैं, लैंगिक जनन करने वाले जीव में युग्मक निर्माण के समय लक्षण या एलील या कारक लक्षण के एलील या कारक, लक्षण के एलील, अच्छा के एलील यहाँ भर देना, लक्षण के एलील या कारक मतलब यही अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। देखो अलग अलग गए कि नहीं, ये अलग युग्मक में गया और ये अलग, यहाँ भी ये अलग है और ये अलग है। अब बताओ, जो ये युग्मक का निर्माण हो रहा है, यह क्या होगा, शुद्ध कि अशुद्ध? शुद्ध होगा। इसीलिए इसे मेंडल के नियम को वियोजन का नियम या युग्मक शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मक शुद्धता का नियम, बताओ इसमें जो भी युग्मक हैं शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं? शुद्ध हैं। अशुद्ध तो तब होता भैया जब अलग अलग रहता। यहाँ जब युग्मक लिखेंगे तो अकेले अकेले लिखेंगे, और अकेले में अशुद्ध होने का कोई चांस ही नहीं है। तो यही है, इसे आप कई नाम से जान सकते हैं। ये पढ़ भी चुके हैं आप, जब तोड़ रहे थे तभी पढ़ रहे हैं कि लैंगिक जनन माने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो नर और मादा हैं उनके जो युग्मक हैं, जब युग्मकों का निर्माण होगा, मान लो नर का टीटी है और मादा का भी टीटी है, एक लंबा वाला टीटी एक बौना वाला टीटी है, तो ऐसी स्थिति में जब युग्मक बनेंगे तो युग्मक के निर्माण के दौरान जो युग्मक होंगे वो अलग अलग युग्मकों में क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, या अलग अलग एलील के लक्षणों में विभाजित हो जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं युग्मक के शुद्धता का नियम या वियोजन का नियम। वियोजन माने क्या होना, टूटना, वियोजन माने टूट। तो वियोजन का नियम, या अब बताओ, आप बता लोगे, आप अपना दिमाग लगाना, ये पूरा जैसे हम लिखे हैं डिक्टो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखना कि लैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक होते हैं, युग्मक का जो भी एलील या कारक है वह क्या होता है, अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, तथा ये आप हमेशा शुद्ध होते हैं, जिसे युग्मक शुद्धता का नियम या मेंडल का द्वितीय नियम या वियोजन का नियम भी कहते हैं। बताओ दूसरे नियम, ये पूछता नहीं है, इसका कोई अपवाद भी नहीं है। तीसरा नियम पूछता है पहला वाला खूब अच्छे से बता दिए, उसका अपवाद भी बता दिए हैं कि माने उसमें प्रभावी जीन अपना प्रभाव प्रकट करता है, प्रभावी जीन अपने प्रभाव को प्रकट करता है। कैपिटल आई के साथ ए था तो ए अपना प्रभाव प्रकट कर रहा था, लेकिन अपवाद उसका ये हो गया था कि आई के साथ ए आया और आई के साथ बी आया तो ए भी ब्लड ग्रुप हो गया, जबकि मेंडल ने कहा था केवल एक ही जीन क्या होगा, प्रभावी। यहाँ दोनों जीन प्रभावी हो गए, ठीक, और उसी में के जीन प्रभावी होंगे, जो उसमें मौजूद हैं वही जीन प्रभावी होंगे। और यहाँ अपवाद क्या हो गया, जब 4 o'clock के पौधे का उन्होंने क्या कराया, निषेचन कराया, तो देखा कि लाल कलर और सफ़ेद कलर का जब क्रॉस कराया तो लाल रंग प्रभावी था, सफ़ेद रंग अप्रभावी था।
मेंडल के नियम के अनुसार दिखना चाहिए था कौन गुण, प्रभावी वाला लाल रंग, लेकिन दिख गया एक अलग ही प्रकार का गुण जिसे हम कहते हैं गुलाबी रंग। अब ये न तो लाल से मिला न तो सफ़ेद से, तीसरा कलर ही निर्माण कर दिया और मेंडल के नियम का ये क्या हो गया अपवाद। मेंडल ने कहा था कि जो प्रभावी होगा वही उपस्थित होगा, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये पहला नियम था। ये दूसरा बता दिए, युग्मक क्या होंगे, अलग अलग युग्म जीव जो हैं अलग अलग युग्मकों में टूट जाएंगे। ठीक, तीसरा नियम इनका बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे हम कहेंगे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, और स्वतंत्र अव्यूहन के नियम का अपवाद भी है। ठीक, इसीलिए दोनों पूछता है। तो चलिए देखिए तीसरा नियम क्या है, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। इसमें आप बोल लेंगे, बता लेंगे ना दूसरा नियम क्या है, क्या, हाँ, लैंगिक जनन के दौरान जीवों में न जो युग्मक का निर्माण होता है न अलग अलग कारकों में टूट जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडल का द्वितीय नियम या वियोजन का नियम या स्वतंत्र युग्मकों के शुद्धता का नियम। क्यों युग्मक शुद्धता कहते हैं बता दिए। अगला है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। हाँ, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, अव्यूहन का नियम और इसको लगाओ स्टार, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, या इसी को कहते हैं मेंडल का तृतीय नियम। मेंडल का तृतीय नियम, मेंडल का तृतीय नियम बोलो बोलो क्या है, मेंडल का तृतीय नियम। मेंडल के अनुसार हाँ देखो अब यहाँ पहले आप समझ लो, मेंडल ने कहा था कि किसी लक्षण का न किसी भी लक्षण का जो एलील है वह दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और साथ साथ चलेगा। कैसे चलेगा, साथ साथ। जबकि मेंडल के नियम का अपवाद ये हो गया कि कहीं कहीं ड्रोसोफिला एक मक्खी है, फल मक्खी माने फल पे लगने वाली मक्खी, तो फल ड्रोसोफिला है ना, तो वो फल मक्खी क्या करती है, उसके जो जीन होते हैं वो साथ साथ न चल करके बल्कि अलग अलग चले जाते हैं, जो मेंडल के नियम का क्या हो जाता है अपवाद। देखो अब आप समझोगे, ये है, ये मान लो है क्या क्रोमोसोम, ये थोड़ा सा तिरछा बनाओ, ठीक, ये मान लो इसमें क्या मौजूद हैं, जीन है, ये क्या है, जीन, यहाँ भी ये जीन है। ठीक, ये नीचे ऊपर सेम है, बड़ा छोटा नहीं है भैया, ये भी इसके जीन है, ये भी इसके क्या हैं, जीन, और ये भी इसका जीन है। तो सब ये जीन है, और अब जानते ही हो डीएनए होगा तब जीन होगा, यानी डीएनए के अंदर ही क्या है, जीन। अभी हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, आप घबराओ मत। यहाँ अब देखिए ये वाले और ये दोनों साथ साथ हैं। कभी जैसे आप लोग देखते होंगे कि दो मित्र हमेशा आप उनको देखते होंगे कि साथ में ही दिखते हैं हमेशा, चाहे जब आप देखो पढ़ने जा रहे हैं, कहीं खेलने जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आप उनको हमेशा क्या देखे हो, एक साथ। ऐसे ही ये दोनों हैं, एक साथ दिख रहे थे। कभी अगर ऐसा हुआ कि ये दोनों मित्र कभी साथ न दिखे तो आप ऐसा कह सकते हैं कि वो अलग कहाँ है ना, अगला वाला कहाँ है, पूछ सकते हो कि नहीं। यानी ये वाले जो जीन थे ये साथ साथ चलने वाले हैं। मेंडल ने कहा जो बगल बगल के जीन होते हैं या जो जीन होते हैं वे साथ साथ चलते हैं, जबकि देखा गया कि ये वाला जीन और यहाँ वाला जीन ये साथ साथ न चल के बल्कि अलग अलग चले गए ना। इसको देखने का काम किया था टी.एच. मॉर्गन ने। किसने, टी.एच. मॉर्गन। टी.एच. मॉर्गन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं न। इन्होंने देखा और कहा सहलग्नता का नियम, साथ साथ चलने वाले का नियम, स्वतंत्र। देखो मेंडल ने क्या कहा है, स्वतंत्र अव्यूहन, स्वतंत्र रूप से चलते हैं, लेकिन ये कैसे चले गए, साथ साथ। तो साथ साथ चले गए, यानी इनका जो साथ साथ वंशागति हो गया। कैसे, साथ साथ वंशागति।
वंशागति। जबकि मेंडल ने कहा था कि साथ साथ कभी नहीं होगा, इनकी जो वंशागति होगी वो क्या होगी, स्वतंत्र रूप से होगी। इन जीनों का लक्षण आपस में मिलता जुलता नहीं दिखेगा। जबकि ये हो गया कि दोनों के लक्षण कहीं न कहीं मिल गए। और ये कहाँ मिला, इसको बताया किसने, टी.एच. मॉर्गन ने, टी.एच. मॉर्गन। और इन्होंने किसके ऊपर बताया, फल मक्खी, फल मक्खी। फल मक्खी का नाम था ड्रोसोफिला, ठीक, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, ठीक। तो अब मेंडल ने कहा था कि ये जो लक्षण चलते हैं वो साथ साथ, जबकि यहाँ साथ साथ, ये लक्षण साथ साथ नहीं गए, साथ साथ नहीं, साथ साथ नहीं जाते, साथ साथ वंशागति नहीं होती, वंशागति नहीं, ठीक। आप समझ गए होंगे आप कि उन्होंने क्या कहा था कि बगल बगल के लक्षण जो है वो साथ साथ वंशागति करते हैं, जबकि मक्खी में देखा गया कि उनके साथ 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 गति नहीं हुआ। तो यही मेंडल के नियम है। और मेंडल के नियम का ये क्या है, अपवाद। मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, इसी अपवाद को हम साथ साथ वाले को कहते हैं सहलग्नता, सहलग्नता। तो पहले आप लिख लो मेंडल का तीसरा नियम या स्वतंत्र अव्यूहन का नियम क्या कहता है। देखो लिखवाए होंगे क्या, हाँ, मेंडल के अनुसार कोई भी लक्षण, मेंडल के अनुसार किसी लक्षण के, किसी लक्षण के जीन, किसी लक्षण की वंशागति, लक्षण की वंशागति, वंशागति, वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित किए बिना, वंशागति दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना, दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना, लक्षण से प्रभावित हुए बिना, प्रभावित हुए बिना, हुए बिना स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को प्रकट करते, स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को, अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं, प्रकट करते हैं, जिसे, जिस परिघटना को स्वतंत्र रूप से प्रकट करते हैं, हाँ, जिसे स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं, स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं, नियम कहते हैं। देखो मेंडल ने क्या किया था, दूर दूर देख लिया था जीनों को। ये वाले जीन के लिए तो इनका मेंडल का नियम एकदम करेक्ट है। देखो ये दूर दूर वाले जो हैं ये स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं वंशागति में, जबकि ये वाले प्रभावित कर दे रहे हैं, एक साथ चले जा रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, मेंडल के अनुसार किसी लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण से प्रभावित हुए बिना, और यहाँ क्या हो जा रहे हैं, दोनों प्रभावित हो जा रहे हैं। दोनों मित्र एक दूसरे से प्रभावित हैं, एक नहीं आता तो दूसरा भी नहीं, एक आता है तो दूसरा भी आता है, दोनों एक दूसरे से क्या हैं, प्रभावित। और मेंडल ने क्या कहा था, बिना प्रभावित हुए, बिना एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना, या बिना प्रभावित हुए क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने प्रभाव को प्रकट करते हैं। जबकि ऐसा यहाँ नहीं हुआ। एक अगर, हाँ, यहाँ फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर साथ साथ चले गए, साथ साथ। और जबकि उन्होंने कहा था कि एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, साथ साथ गए। तो इसको खोजा किसने, टी.एच. मॉर्गन ने। और किस में देख लिया, फल मक्खी, ड्रोसोफिला में। उनके जो लक्षण है ना, अगल बगल के जीन आपस में साथ साथ चले जाते हैं, जिस वजह से इनका नियम फेल हुआ। और इसी नियम को उन्होंने नाम दिया क्या, सहलग्नता। क्या नाम दिया, सहलग्नता। तो सहलग्नता भी पूछता है, सहलग्नता किसे कहते हैं। सहलग्नता माने जो बगल बगल के जीन हैं, कहाँ, जब दो या दो से, हाँ, जब दो या दो से अधिक,
2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति एक साथ होती है। 2 या 2 से अधिक लक्षणों की वंशागति संतानों में साथ साथ होती है। संतानों में साथ साथ होती है। सैतानों लिख दिया का। संतानों में साथ साथ होती है तो ऐसे लक्षण को, अरे बस इतना, तो ऐसे लक्षण या उसके जीन आपस में संलग्न होते हैं तथा यह परिघटना संलग्नता कहलाता है। बस छोड़ो, समझ गए। यही है कि जब 2 या 2 से अधिक जीन, यहाँ देखो दोनों जीन, ये वाला और ये वाला, जब 2 या 2 से अधिक जीन लक्षणों की वंशागति संतानों में साथ साथ होती है। कैसे? साथ साथ होती है तो ऐसे लक्षण या उसके जीन आपस में संलग्न कहलाते हैं। और ये कहाँ देखने को मिला था? ड्रोसोफिला। ये इनके नियम का क्या है? अपवाद। मेंडल के नियम का क्या है? अपवाद। तो ठीक, ये मेंडल ने कहा था कि साथ साथ उन नहीं होंगे, स्वतंत्र रूप से होंगे, अपने प्रभाव को एक दूसरे के ऊपर थोपेंगे नहीं। जबकि यहाँ क्या हो रहा है? एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है। ठीक, इसीलिए आपको मित्र वाला उदाहरण लिए कि आप 2 मित्र हैं, हमेशा साथ दिखते हैं, तो वही वाला कंडीशन यहाँ लग गया। ये था मेंडल के नियम, तीसरा नियम, कि माने अगर कोई भी 2 जीव हैं, उनमें कोई भी 2 जीव, उनके जो जीन हैं ये आपस में एक दूसरे की वंशागति करते समय माने एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते समय, ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते समय एक दूसरे को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। जबकि इनके नियम का अपवाद मिल गया कि इन्होंने कहा कि स्वतंत्र रूप से एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे। बाद में मिला कि ड्रोसोफिला मक्खी में जो था, ये एक दूसरे के साथ प्रभावित कर दिए, ये दोनों जीन एक साथ घुस गए और एक साथ घुस करके इनके नियम को क्या कर दिए? खंडित कर दिए, जिस वजह से इनका नियम क्या हो गया? इनके नियम का अपवाद मिला। और किससे अपवाद मिला? किसने खोजा? टी.एच. मॉर्गन, जिसे हम लोग कहते हैं आधुनिक आनुवंशिक के जनक। ठीक, और आप लोगों को ये भी बता दिए होंगे हरगोविंद खुराना ने क्या किया था? जीन के अंदर बदलाव करना चालू किया ना, बाहर से सुई लगा के निकाल दिया। यानी जीन, यानी जब हम लोग पढ़ेंगे अभी डीएनए, तब देखेंगे क्या होता है। एक क्रिस्पर होता है, क्रिस्पर, एनटीपीसी में प्रश्न पूछा था क्रिस्पर क्या है। क्रिस्पर अभी नया टेक्नोलॉजी आया है, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, कहीं जैसे डीएनए आपने बनाया, भी पढ़ेंगे हम डीएनए, तो देखेंगे ऐसे डीएनए मान लो बनाया है, मान लो ये वाला हिस्सा खराब हो गया है, ये वाला हिस्सा क्या है, तो क्रिस्पर की सहायता से इस खराब हुए हिस्से को हम क्या कर सकते हैं? निकाल करके यहाँ दूसरा जीन लगा सकते हैं। ये नाइट्रोजनी क्षार होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे ये क्या होता है, नाइट्रोजनी क्षार। इसको हटा करके हम दूसरा जीन लगा सकते हैं। अगर ये खोज अच्छे से हो गया तो जो कैंसर का इलाज अभी कम है लेकिन उतना अच्छे से नहीं, पैसे वालों के लिए है, तो हम लोग आराम से इसको भी, जो खराब रहेगा उसको हम क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करके वहाँ पर नया लगा देंगे। ये क्रिस्पर अगर सफल हुआ तब इसके लिए अभी मिला है, नोबेल पुरस्कार भी मिला है इसी साल वैज्ञानिक जिसने खोज किया उसको मिल गया है ये। अगर ये सफल हुआ अच्छे से तो समझ लो फिर कैंसर का क्या, सब जो भी इलाज है, जो भी आरएनए डीएनए वाले हैं बीमारी ना, हाँ, कुछ नहीं होगा। जैसे पोलियो जो है आरएनए वायरस है, आरएनए, और जैसे आप लोग ये देखे थे कोरोना आरएनए वायरस था, ये सब कौन से वायरस हैं? आरएनए। अभी हम लोग डीएनए आरएनए समझ रहे हैं, तब घबराओ मत, तब आपको समझ में आएगा। इसको उतारो, तब हम लोग यही पढ़ते हैं डीएनए। आपके यहाँ दिया है डीएनए। चलो देखिए, अब हम लोगों को पढ़ना है न्यूक्लिक अम्ल के विषय में। जो भी जीव हैं दुनिया में, सब में न्यूक्लिक अम्ल जरूर पाया जाएगा।
एक न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार के होंगे, एक को हम कहेंगे डीएनए और एक को कहेंगे आरएनए। हम लोग जो हैं, हम लोगों में दोनों है, डीएनए भी है और जो वायरस होते हैं भैया, वायरस में या तो डीएनए होगा या तो आरएनए। पोलियो का जो वायरस है आरएनए, पोलियो का वायरस कोरोना वायरस आरएनए। ठीक, तो ये सब कुछ तो ऐसे होते हैं माने, लेकिन वायरस में याद करके रखना कि वायरस में या तो डीएनए होगा या तो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार का? दो, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल होगा भैया दो प्रकार का, एक को कहेंगे डीएनए, डीएनए, और एक को कहेंगे आरएनए, आरएनए। ठीक, डीएनए का पूरा नाम होता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। ठीक, अम्ल। ये यहाँ देखो पूरा इसका मतलब समझ लो, ये क्यों लगा है। डी का मतलब होता है कमी, ऑक्सी का मतलब होता है ऑक्सीजन, और राइबोज का मतलब होता है शर्करा। ऐसा शर्करा जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो उसे हम कहते हैं डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्लियर है, नाम में ही सब कुछ छिपा है। डी का मतलब कमी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबो का मतलब शर्करा। यानी जो डीएनए होगा उसमें किसकी कमी होगी? शर्करा की ना। अब देखो डीएनए जो है भैया, इसकी खोज ना, देखो कहाँ से, हाँ इसकी डीएनए की ना, तो पहले हम लोग किसके विषय में पढ़ेंगे? डीएनए, बाद में पढ़ लेंगे आरएनए। तो डीएनए, हाँ न्यूक्लिक। ठीक, हाँ। चलो, इसकी खोज न्यूक्लिक अम्ल की फ्रेडरिक मिक्सचर ने किया था। फ्रेडरिक मिक्सचर, हाँ मिक्सचर आप देख लेना, ऐसे लिखा है क्या मिक्सचर, बड़ी, अरे 1869 में मवाद कोशिका में, मवाद कोशिका, और ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, मवाद कोशिका में, और कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, मवाद तो आप जानते हो ना, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अरे जब आपको कहीं घाव हो जाता है तो जब सूखता नहीं, पक जाता है, और वाइट कलर का जो निकलता है उसी को कहते हैं क्या? मवाद। और उसमें भी कोशिका है, और उसी कोशिका में खोज किया था किसने? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिक्सचर ने। और इन्होंने इसका नाम क्या दिया था? अच्छा, फ्रेडरिक मिक्सचर ने खोज किया, अल्टमैन ने नाम दिया, अल्टमैन। न्यूक्लिक अम्ल का नामकरण यहीं लिख दे रहे हैं, न्यूक्लिक अम्ल शब्द, न्यूक्लिक अम्ल शब्द, अम्ल शब्द अल्टमैन ने दिया था। अल्टमैन, अल्टमैन, अल्टमैन ने दिया था। ठीक, ये सब पूछेगा आपसे, अब पूरा कहानी लिख रहा है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आपसे सीधा न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में मवाद कोशिका पे ना। इन्होंने इसका नाम क्या किया था? न्यूक्लियाइन किया था ना, न्यूक्लिन, यही दिया था, न्यूक्लिन। देखो न्यूक्लिन, ये न्यूक्लिन, और ये नाम दिया था इन्होंने, न्यूक्लिन नाम दिया था। और न्यूक्लिक अम्ल शब्द किसने दिया था? इस शब्द को अल्टमैन ने दिया था। ठीक, तो न्यूक्लिक अम्ल आप कितने प्रकार का? दो। कितने प्रकार का? दो। एक का नाम आरएनए और एक का नाम डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल और राइबो न्यूक्लिक अम्ल। यहाँ पे एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। आरएनए तो 3 प्रकार का होगा, आगे हम लोग देखेंगे। अब यहाँ देखो जो डीएनए है, इसके विषय में समझो तो हो गया, न्यूक्लिक अम्ल के विषय में लिख दिए कंप्लीट। ठीक, जो भी जरूरत है आपके यहाँ दिया भी है, आप देख लेना।
डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। इसके डी का मतलब होता है कमी, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, राइबोज मतलब शर्करा। तो जो डीएनए होता है भैया, ये डीएनए का दो गुण होता है, एक इसको हम लोग पढ़ेंगे भौतिक रूप से और एक रासायनिक। तो डीएनए को कितने आधार पर पढ़ेंगे हम? दो, भौतिक और क्या? रासायनिक। भौतिक प्लस रासायनिक, रासायनिक, भौतिक और क्या? भौतिक का मतलब ऊपर ऊपर से देखना, रासायनिक मतलब आंतरिक, यानी इसमें किस किस माल मटेरियल का उपयोग हुआ है ना, इसमें कौन कौन सा, जैसे सीमेंट बालू क्या क्या बना के घर बनाया हो, इस वाले में क्या क्या चीज़ मिला है ना, कौन कौन सा माल मटेरियल यूज हुआ है, उसको हम लोग कहेंगे क्या? रासायनिक। और उसका अरेंजमेंट कैसा है, उसको हम लोग कहेंगे भौतिक। यानी कितने डिग्री के बांड पे बना है, जैसे ये डबल हेलिक्स होगा तो यानी यहाँ से यहाँ तक की कितना दूरी है, इसका व्यास कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक के कितने एंगस्ट्रॉन में है, ठीक, ये कहलाएगा इसका कौन सा गुण? भौतिक। और अब इसमें क्या क्या चीज़ है, कौन कौन नाइट्रोजनी क्षार है, फॉस्फेट समूह कैसा है, शर्करा कैसा है, ये सब जो होगा किस बांड से जुड़ा है, तो ये कहलाएगा रासायनिक। समझ गए? तो रासायनिक और क्या? भौतिक। इसमें 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एक का नाम होता है एडेनिन, दूसरे का थायमीन, तीसरे का ग्वानिन और चौथे का साइटोसिन। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन और क्या? साइटोसिन। ठीक, तो रासायनिक गुण और क्या? भौतिक गुण। अब हम लोग पढ़ना चालू कर रहे हैं कौन सा गुण? रासायनिक। देखिए इसका रासायनिक गुण, रासायनिक। अब देखो एक दो चीज़ और लिख लो डीएनए में ही। डीएनए देखिए ना, वंशागति में भाग लेता है। वंशागति आपको पढ़ा दिए कि वंशागति में भाग लेने का काम कौन करता है? वंशागति में भाग लेना डीएनए का काम है, यही भाग लेता है वंशागति में। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाने का कार्य डीएनए ही करता है। इसमें उपस्थित जीन, और जीन क्या होता है? जीन माने डीएनए का खंड होता है, ये पढ़ा दिए हैं। जीन डीएनए का खंड होता है, डीएनए का क्या होता है? खंड होता है। ठीक, डीएनए का खंड होता है जिसे हम लोग कहते हैं जीन। आगे इसमें यह केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा डीएनए? केंद्रक में पाया जाएगा, केंद्रक में पाया जाता है। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछेगा, जो प्रश्न पूछेगा ध्यान से सुनो, इसके अलावा कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो लवक में ना, केंद्रक के अतिरिक्त ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में। लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया। एक चीज़ और ध्यान रखना ना, ये सब फैक्ट हैं भैया, याद रखना है। ये जो वायरस होता है ना, वायरसों के डीएनए में वृत्ताकार, कैसा? वृत्ताकार डीएनए। वायरस में वृत्ताकार, हाँ, बैक्टीरिया के, वायरस लिख दें, बैक्टीरिया यानी वायरस। वायरस के कोशिका द्रव्य में वृत्ताकार डीएनए पाया, कोशिका जिसे प्लाज्मिड कहते हैं, कोशिका में कैसा? वृत्ताकार, वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, पाया जाता है वायरस की कोशिका के प्लाज्मिड में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ये भी याद रखना, जिसे प्लाज्मिड, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक, ये वायरस के कोशिका में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक, बेवकूफ़ यहाँ देखो, अभी पूछ लेंगे, एक आध तो नहीं आएगा। यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिक्सचर। आपकी किताब में है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिक्सचर ने 1869 में पस यानी मवाद की कोशिकाओं में किया था। ठीक, ये जर्मन के वैज्ञानिक थे, इन्होंने न्यूक्लिन कहा। क्या कहा इसको? न्यूक्लिन कहा। न्यूक्लिक अम्ल
जो शब्द है, इस शब्द को देने का नाम कौन? अल्टमैन ने। अल्टमैन ने न्यूक्लिक अम्ल शब्द दिया। न्यूक्लिक अम्ल दो प्रकार का होगा, एक को कहेंगे डीएनए और एक को कहेंगे आरएनए। डीएनए और आर, तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या अम्ल। डी का मतलब कमी, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन, राइबोज मतलब शर्करा। इसके कितने, अब ये वंशागति, डीएनए का कार्य क्या होता है? वंशागति में भाग लेना, यानी जीन ही भाग लेता है। जीन क्या है? जीन होता है डीएनए का खंड, छोटा छोटा खंड ना। तो इसके अलावा केंद्र, डीएनए पाया कहाँ जाएगा? केंद्रक। केंद्रक के अतिरिक्त और कहाँ पाया जाएगा? जंतु कोशिका के लवक और माइटोकॉन्ड्रियम। जबकि वायरस के कोशिका में वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। ठीक, लवक ठीक ही है, लवक। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना है डीएनए के विषय में। डीएनए के विषय में आपने इतना देख लिया। अब डीएनए के दो आधार होते हैं, एक का नाम भौतिक और एक का नाम रासायनिक। भौतिक को पहले हम लोग नहीं देख रहे हैं, पहले किसको देख लेंगे? रासायनिक, फिर भौतिक। तो देखो, ये मिटा दें, उतारोगे? चल, अब इसको ध्यान से देखना। डीएनए का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। आप देखो, आपके यहाँ दिया भी होगा। यही डीएनए जो आप कहते हो ना, इनका चेक कराइल, चेक करके पता कर नहीं लेते हैं किसके पुत्र हैं। कहते हैं बाल भी मिल जाए या राख मिल जाए ना, अगर नाखून भी मिल जाए तब भी पता चल जाता है क्या है, ये किनके पुत्र हैं कि नहीं। आप नहीं कहते हो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तो जितना भी ये चल रहा है, कब किसके ऊपर चलता है? डीएनए। तो डीएनए में देखिए, ये ध्यान से सुनना, ये है, ये उल्टा, ये हाँ, बाल भी मिल जाएगा तब भी, राख मिल जाएगा मुर्दा का तब भी, समझ गए? तो ये देखो, यहाँ ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे कुंडलित नुमा संरचना होती है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजनी क्षार। यही क्या है? नाइट्रोजनी क्षार। और इसी नाइट्रोजनी क्षार पे, ध्यान से सुनना, इसी नाइट्रोजनी क्षार पे ऐसे करके ये अरेंजमेंट होता है। ये आप सोच रहे होंगे एक बार 3 पाला खींच रहे हैं, एक बार 2 पाला खींच रहे हैं ना। एडेनिन और थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन हो सकता है यहीं पे। फिर एडेनिन, थायमीन, एडेनिन, थायमीन। ये जरूरी नहीं है भैया, फिर से सुन लो, अब बोल रहे हैं ध्यान से सुनना। ये जरूरी नहीं है कि एडेनिन ग्वानिन अलग अल्टरनेट हो सकता है एडेनिन 2 बार हो जाए, 3 बार हो जाए, ग्वानिन 2 बार 3 बार हो जाए। ये जरूरी नहीं है कि एक के बाद दूसरा आए, एक के बाद दूसरा आए, यह आवश्यक नहीं है। तो एडेनिन के साथ कौन आएगा? थायमीन। एडेनिन के साथ तो कितने नाइट्रोजनी क्षार? 4, एडेनिन, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। याद कैसे करोगे कि एडेनिन और थायमीन ये किस बांड से जुड़े हैं? हाइड्रोजन बंध से। और कौन सा, ये किस बंध से जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन। तो एडेनिन और थायमीन डबल बांड, एडेनिन और थायमीन, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल। याद कैसे करोगे? याद करने का एकदम आसान तरीका, सी किस नंबर पे आता है अंग्रेजी में? ABC, तीसरे नंबर पे। तो C और G के बीच ट्रिपल बांड, C और G के बीच, याद हो जाएगा। यानी एडेनिन और थायमीन के बीच में डबल और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल बांड। न एडेनिन और ग्वानिन बराबर होगा, एडेनिन और ग्वानिन का, एडेनिन और थायमीन का योग बराबर होगा ग्वानिन और किसके? साइटोसिन के। एकदम 100% है। यानी ये आगे पीछे होगा, लेकिन इसकी संख्या आपस में क्या होगी? अगर इसको जोड़ोगे एडेनिन और थायमीन का और ग्वानिन और साइटोसिन का, तो हमेशा क्या आएगा? बराबर। और इसी को A+T/G+C बराबर कितना हो जाएगा? 1। इसी को कहते हैं चारगाफ रूल। कौन सा रूल? चारगाफ रूल। ठीक, माने एडेनिन और थायमीन के तथा ग्वानिन और साइटोसिन के अनुपात को क्या कहा जाता है? चारगाफ फार्मूला। चारगाफ फार्मूला।
ये अभी हम लास्ट में लिखा देंगे, घबराओ मत। पहले ये बताओ, ये समझ में आ रहा है कैसे कैसे जुड़ा है? यानी जो डीएनए का आधार तय करते हैं, इसी से आदमी चेक कर लेता है कि अगर पिता का अरेंजमेंट इस तरीके, अगर मान लो लड़के पिता का राख मिल गया और लड़के का ब्लड निकाल लिए, लड़के का ब्लड चेक किए और पिता का राख चेक किए, तो उसमें देखे कि इसका अरेंजमेंट अगर एडेनिन के बाद ग्वानिन है, ग्वानिन माने पूरा बड़ा अध्ययन करेंगे तो देखेंगे अगर जैसे यहाँ अरेंजमेंट है, अगर वैसे ही पुत्र में भी अरेंजमेंट है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि ये इन्हीं का क्या है, पुत्र। और अगर इसका अरेंजमेंट उल्टा सीधा हुआ तो क्लियर है कि उनका पुत्र नहीं है। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे चेक किया जाता है? यही है चेक करने का आधार। एडेनिन ग्वानिन अगर अरेंजमेंट सेम टू सेम है, अब आप बोलेंगे हो सकता है किसी और का सेम हो, ऐसा असंभव है। क्यों? क्योंकि ये लड़ियों में है, एक छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है ना, ये ऐसा संभव हो ही नहीं सकता। सोच लो, भगवान को आप समझ रहे हो छोटा मोटा, कुछ पता नहीं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज पढ़े हैं ना, हाँ उनका कभी फेल ही नहीं होगा। तो एडेनिन के साथ थायमिन और ग्वानिन के साथ एडेनिन के साथ थायमिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन। अब इसका देखो किस तरीके से ये अरेंजमेंट है। इस पाले को हम अलग से लिख रहे हैं, इस जो पाला बना है इसको हम क्या कर रहे हैं, अलग से लिख रहे हैं। ध्यान से समझना, ये देखो एक तरफ हम लिख रहे हैं इधर, एक तरफ इधर नाइट्रोजनी क्षार और एक तरफ इधर नाइट्रोजनी क्षार, इस तरफ भी नाइट्रोजनी क्षार। ठीक, ये पाला ही है। अगर एक बार और लिख दे रहे हैं नाइट्रोजनी क्षार और फिर नाइट्रोजनी क्षार। ठीक, नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार। ये जो इस वाले में मान लो ये वाला जो है एडेनिन और ग्वानिन है, पहले वाले में मान लो ये वाला है, तो एडेनिन और क्या है, एडेनिन और थायमिन है, तो ये किस बांड से जुड़ेगा, नाइट्रोजनी क्षार। और अगर मान लो यहाँ पर ग्वानिन और साइटोसिन है, तो ये किस बांड से जुड़ेगा, क्लियर। और ये कौन सा बंध है, हाइड्रोजन बंध। कौन सा, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध। और यह कितने कार्बन से जुड़ा रहेगा भैया, तो 5। कितने कार्बन से, 5 कार्बन वाले, ये 5 बन गया। देखो 1 2 3 4 5, ठीक 5। और इसमें क्या जुड़ा रहेगा, फॉस्फेट समूह। क्या, फॉस्फेट समूह। ये क्या है, 5 कार्बन वाला शर्करा, 5 कार्बन वाला शर्करा। बोलो कहीं प्रॉब्लम हो तो, ठीक 5 कार्बन वाला शर्करा। इस तरफ भी अरेंजमेंट यही रहेगा, ये ऐसे जाके जुड़ेगा, 5 कार्बन वाला क्या बनेगा, शर्करा। 4 बन गया क्या जी, कैसे बना है, ठीक। अब बन गया 5। देखो ये भी क्या है, शर्करा, 5 कार्बन वाला शर्करा। इधर देखो, इधर भी कौन सा समूह रहेगा, फॉस्फेट समूह, और इधर भी फॉस्फेट समूह, ठीक। और ये जो चल रहा है नियम, ऐसा ही ये चलता रहेगा, ये और ये लड़ी ऐसे ही चलती रहेगी। यही अरेंजमेंट है ना। अब इसी में आता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट समूह रहेगा। नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट समूह तीनों मौजूद है, तो उसे कहेंगे हम न्यूक्लियोटाइड। क्या कहेंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड का मतलब कौन कौन, 3 चीज। बोलो क्या क्या, नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फॉस्फेट। देखो लिख रहे हैं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड का मतलब 3, क्या क्या भैया, नाइट्रोजनी क्षार N2 क्षार प्लस शर्करा प्लस फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह, फॉस्फेट समूह, समूह। अगर इसी में कह देता न्यूक्लियोसाइड ना कह कर, न्यूक्लियोटाइड ना कह करके बल्कि न्यूक्लियोसाइड कह देता, तो इसको और इसको अगर 2 चीज रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। साइड और टाइड में अंतर समझ रहे हो,
न्यूक्लियोसाइड, साइड माने दो, साइड माने नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा, और टाइड माने नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट समूह। क्लियर है? अब अगर आपसे पूछे तो ये शर्करा ऐसे ही ये जुड़ा रहेगा, ये मत सोचना यहाँ नहीं है, यहाँ भी जुड़ा रहेगा, यहाँ भी ये 5 जुड़ा रहेगा, ये ऐसे। ठीक, ये फास्फेट समूह, इधर भी, इस तरफ भी ये रहेगा ऐसे। अच्छा हो गया क्या जी? शर्करा, और इधर भी 6 हो गया, गड़बड़ है, बना देना 5 बनाना। ठीक, बस अब सही है, फिर भी 6 हो गया। अरे 5 डंडी खींच देना भैया, बता तो दिए ना। 1 2 3 4, बस सही है, अब 5 बन गया। 1 2 3 4, अरे हो जाएगा यार, बना लो, जानते तो हो ना। अब बता तो दिए आपको भैया। बस शर्करा यानी फास्फेट समूह, तो यानी इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन। तो इसको हम 3 भाग में बांटेंगे। ध्यान सुनो, अभी अब इसको लिखना चालू करेंगे तो यहाँ नीचे मिटा देंगे। कितने पार्ट में बांटोगे आप? 3 पार्ट में। एक होगा नाइट्रोजनी क्षार, एक होगा नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा होगा शर्करा और तीसरा होगा फास्फेट समूह। देखो क्या क्या है, फास्फेट समूह है, शर्करा है और नाइट्रोजनी। इन तीनों के विषय माने डीएनए को हम कितने खंड में बांटेंगे? 3। कितने खंड में? 3। बताओ तीनों। अगर यहाँ दिक्कत ना हो तो हम इसको मिटाएं, इधर वाला ये, ठीक, इधर वाला मिटा के हम कर रहे हैं। ये अब डीएनए को 3 पार्ट में हम बांटेंगे। कितने भाग में? 3। यहाँ बगल में न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड तो समझ गए ना। टाइड मतलब तीनों, जो दिख रहा है तीनों, ये तीनों होगा तो टाइड, और 2 ही रहेगा तो साइड, 2 ही रहेगा तो साइड। अब देखो क्या है डीएनए का, डीएनए को कितने खंड में बांटोगे? प्रकार, डीएनए के प्रकार या खंड। तो ये देखो 3, हाँ, रासायनिक संरचना के 3 भाग हैं, 3 भाग। पहला नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी क्षार, दूसरा शर्करा और तीसरा फास्फेट समूह। तीसरा क्या हो जाएगा? हाँ देखो वहाँ सब दिख रहा है, फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। ये फास्फेट समूह क्या करता है? डीएनए की अम्लीयता को दर्शाता है। डीएनए के अम्लीयता को बताने का काम कौन करता है? तो डीएनए के अम्लीयता का निर्धारण, डीएनए के अम्लीयता का निर्धारण कौन करता है? यानी इससे एक चीज़ और आपको मिल गया कि डीएनए कैसा होता है? अम्लीय होता है। किस प्रकृति का होता है? अम्लीय। और वहाँ लिखा भी है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एसिड माने अम्ल। ठीक, तो ये फास्फेट समूह ही, याद करो वहाँ अम्लीय दिया है। तो अगर प्रश्न आपसे पूछे कि डीएनए के अम्लीयता का कारण क्या है? फास्फेट समूह, फास्फेट समूह। नाइट्रोजनी क्षार क्या है भैया? यह है 5 कार्बन वाला, 5 डिग्री कार्बन। अच्छा, नाइट्रोजनी क्षार उल्टा लिख दो, शर्करा इधर करो, लिखने में दिक्कत ना हो, अच्छे से लिखा ना, ये उल्टा कर दो भैया, नाइट्रोजनी क्षार को उधर करो, शर्करा पहले कर दो। शर्करा में ज़्यादा लिखना नहीं, शर्करा ही पहले कर लो। ये शर्करा जो होता है ये 5 डिग्री कार्बन, हाँ, युक्त डीऑक्सी, वही लिख देना, डीऑक्सीराइबोज, ऑक्सी
राइबोज शर्करा इसके दूसरे कार्बन पर, सेकेंड कार्बन पर किसकी कमी? हाँ, इसीलिए इसमें लगा है डी, कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी। ये प्रश्न पूछा है कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड में डी का मतलब होता है कमी। डी का मतलब क्या? कमी। तो किस कार्बन पे ऑक्सीजन की कमी है? दूसरे कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी है। प्रश्न पूछेगा कि किस वाले कार्बन पर। डी का मतलब होता है कमी, और किसकी कमी? ऑक्सीजन। शर्करा में किसकी कमी? राइबोज शर्करा में ऑक्सीजन की कमी। तो किस में कमी? सेकेंड कार्बन में। किस में? ऑक्सीजन की कमी तो किस कार्बन में? सेकेंड। और नाइट्रोजनी क्षार भैया, नाइट्रोजनी क्षार ये दो भाग में बटेगा। एक को हम कहेंगे प्यूरीन, एक को क्या कहेंगे? प्यूरीन, प्यूरीन, और दूसरे का नाम पिरामिडीन, पिरामिडीन, पिरामिडीन। ठीक। और प्यूरीन में आ जाएगा एडेनिन। तो इधर आएगा जस्ट इसके सामने, एडेनिन के जस्ट सामने कौन रहेगा? थायमीन। और ग्वानिन के सामने जस्ट साइटोसिन। तो इसमें डबल बॉन्ड और इसमें ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और ए का मतलब एडेनिन, ए का मतलब एडेनिन, एडेनिन। एडेनिन के जस्ट सामने कौन रहेगा? थायमीन। तो एडेनिन के जस्ट सामने थायमीन रहेगा, थायमीन, एडेनिन, थायमीन। थायमीन माने टी। और ग्वानिन, ग्वानिन, ग्वानिन। और कौन सा आगे ट्रिपल बॉन्ड से? साइटोसिन। एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन और साइटोसिन। कितने नाइट्रोजनी क्षार? 4। प्रश्न यही पूछता है कितने प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार? 4 प्रकार के। एडेनिन और थायमीन किस बॉन्ड द्वारा जुड़े रहेंगे? डबल बॉन्ड। और थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। और कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। बोलो अब देखो, वहाँ अगर दिक्कत हो कुछ तो पूछ सकते हो। ये था डीएनए का कौन सा आधार? रासायनिक। अब हम लोगों को कल पढ़ना है इसका भौतिक आधार। भौतिक आधार पढ़ लेंगे और कल ही आरएनए कंप्लीट कर लेंगे, आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश। ठीक, चलो।